9, यानी कि सर्कल। ये चैप्टर नंबर 9 है। कौन सी 9 10 है। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर हमारा चल रहा है और इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ थ्योरम्स बताई थी क्लास 10 से। तो आज वो थ्योरम्स को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरम जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो थ्योरम है आपकी प्रूफ दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो लास्ट क्लास मैंने बता दिया था टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट मैंने बताया था एक लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से टच करके जाती है। अब हमने ये साबित करना है, ये प्रूफ करना है कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो उस टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर हो। तो आइए इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया। इस थ्योरम का कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इस थ्योरम का सिर्फ वर्डिंग्स में आंसर आ जाएगा, देखिए आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनाते हैं। हम इस P पॉइंट ले लेते हैं और इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने इस सर्कल पे इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाया। ठीक है सर, ये P पॉइंट पर टेंजेंट है, टेंजेंट का नाम रख देते हैं AB और ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब इस सर्कल के सेंटर से अगर रेडियस लेते हैं तो ये रेडियस होगा और हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमने रेडियस लिया है जिसका नाम क्या होगा OP। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये हमें प्रूफ करना है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर और भी कई सारी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। जैसे ये देखिए, अब यहाँ से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी, फिर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, फिर ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, इधर भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी। तो ऐसे मैंने यहाँ पर कई सारी जो लाइंस हैं वो मैंने 1 बाय 1 ड्रॉ कर दी हैं। अब इनको भी कुछ नेमिंग कर देते हैं इनकी। इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं B, तो दे ही रखा हमने, इसको C रख देते हैं। ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रूफ में कोई ज्यादा ज्योमेट्रिकल सेंस इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं, या कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए बस। अगर आप ये नोटिस करें कि O का डिस्टेंस पहले आप C से निकालें और फिर आप O का डिस्टेंस D से निकालें, O का डिस्टेंस E से निकालें, फिर O का डिस्टेंस F से निकालें, सभी से उसका डिस्टेंस निकालें, तो आप ये नोटिस करेंगे कि O का डिस्टेंस जो C से आएगा वो ज़्यादा होगा किससे, OP से। आप देख सकते हैं ना भाई, OC OP से बड़ा ही होगा क्योंकि जो C पॉइंट है वो ज़्यादा दूर है वहाँ से। ऐसे अगर बच्चा देखे तो OD का डिस्टेंस भी OP से बड़ा ही आएगा। ऐसे ही बच्चा अगर देखे तो OE का डिस्टेंस भी OP से बड़ा आएगा। ऐसे अगर बच्चा देखे तो OF का डिस्टेंस भी OP से क्या आएगा, बड़ा। यानी कि इस P पॉइंट को छोड़कर, अगर मैं इस P पॉइंट को छोड़ दूं, इसके अलावा कोई भी पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर लूं, तो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से हमेशा ग्रेटर होगा। आ रहा है बात समझ में। अगर आप इस P के यहाँ पर भी कोई पॉइंट लोगे, जैसे ये सर्कल है, ये टेंजेंट यहाँ P पॉइंट पर है, और अगर मैं इसके यहाँ भी पॉइंट लूंगा ऐसे करके ये वाला, तो ये डिस्टेंस भी मेरा इस OP से क्या आ जाएगा, बड़ा ही है। तो आप क्या चीज समझ रहे हैं कि ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट except point P is greater than
होगा OP। आ रही बात समझ में कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, तो टेंजेंट के ऊपर अगर हम P को छोड़कर कोई भी पॉइंट लें तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट एक्सेप्ट पॉइंट P, इसके साथ अभी ये जोड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट पॉइंट P फ्रॉम, कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, वो हमेशा ग्रेटर होगा देन किससे, OP से। आप देख सकते हैं सभी डिस्टेंस ज़्यादा हैं OP से, चाहे OC ले लो, चाहे OD, चाहे OE, चाहे OF। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि सबसे छोटा डिस्टेंस यहाँ पे कौन है, OP। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज हेयर इज OP। तो होता क्या है कि अगर हम किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो, तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो सो द स्मॉलर डिस्टेंस इज हेयर इज OP विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है सर, ये सभी बच्चे ध्यान रखो। जैसे कि इसको मैं ऐसे यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है, अब यहाँ पर मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया P पॉइंट, और ऊपर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिए, देखो इस तरह से। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे इस P पॉइंट का सबसे छोटा डिस्टेंस कहाँ से आएगा, तो सबसे छोटा डिस्टेंस इन सारे पॉइंट्स में से वो पॉइंट का होगा जो ठीक इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर होगा पॉइंट, जो जिसका डिस्टेंस, उसी का सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। बाकी अगर आप किसी का भी डिस्टेंस निकालोगे, ये देखो, तो ये डिस्टेंस हमेशा इससे क्या आएंगे, ज़्यादा ही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो जब मुझे यहाँ पे ये पता लग गया कि सबसे छोटा डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो यहाँ पर है वो OP है, तो वो ऑलवेज कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो इसी वजह से इससे साबित होता है कि जो OP होगा वो AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो एक बार दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कि मैंने पहले ही बोला था कि इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ है नहीं इस थ्योरम में, सिर्फ आपको इसमें वर्डिंग्स में ही अपनी बात को समझाना होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया कि AB के ऊपर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए P को छोड़कर, तो मैंने ये पाया कि उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस OP से क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस यहाँ पे जो हुआ वो OP हुआ। और अभी मैं आपको क्या बात बोल रहा हूँ कि सबसे छोटा डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सबसे छोटा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, जैसे कि मैंने एक दूसरे डायग्राम में आपको समझाया है। इसीलिए ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है आपको OP, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और फिर से साबित हो जाएगा कि OP जो है वो AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखिए कि किसी भी लाइन से आपको कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका सबसे छोटा डिस्टेंस हो उस लाइन से, तो याद रखिए कि वो डिस्टेंस हमेशा कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर के अलावा अगर आप कोई और पॉइंट लोगे, किसी और एंगल पे लोगे, तो उनका डिस्टेंस उस लाइन से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। चलिए बच्चे बताइए, क्या ये थ्योरम समझ पा रहे हैं आप कि कैसे हमने साबित कर दिया कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट? बताइए। इसमें बस यही साबित करना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से अगर होता है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बस ये अगर आप प्रूफ कर दोगे तो ये थ्योरम खत्म हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। चलिए, आई होप सबने फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड ले लीजिए, ये आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड में कुछ है नहीं, बस वो OP परपेंडिकुलर ऑन AB लिखना है आपको खाली। तो सिंपल सी थ्योरम है, अगर आती है पेपर में तो इसी तरह से बस वर्डिंग्स में आपको अपनी बात को समझाना है। आप सबने लिख लिया ये। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वो थ्योरम ये थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें सर्कल पर तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो आइए उस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट थ्योरम डालिए सभी बच्चे। प्रूफ दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external points to a circle are equal in length। तो इसका प्रूफ कैसे होगा देखिए। तो जैसे ये हमने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल पर हम किसी पॉइंट से, जो सर्कल के बाहर हम एक पॉइंट लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट्स का मतलब है सर्कल के बाहर वो पॉइंट हो, और उससे इस सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ दो। एक टेंजेंट हमने ये बना दी और एक टेंजेंट हमने ये बना दी। ठीक है सर, ये सर्कल का सेंटर हो गया O। तो हमें इसको पहली टेंजेंट को नाम देते हैं PA और दूसरे को PB। तो इस थ्योरम्स के अंदर हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि PA किसके बराबर होगा, PB। तो आप PA को PB के बराबर कैसे लाएंगे देखिए। तो उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA, OB और OP, तीन चीज़ों को हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे हैं OA, OB और OP। ठीक है सर। अब यहाँ से हम इसका स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ध्यान से देखिए कि अगर आपको PA को PB के बराबर लाना है तो आपको ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो अगर ट्रायंगल OAP और OBP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से PA और PB बराबर आ जाएगा। आप उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये दो ट्रायंगल चूज कर लिए हमने। अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखें तो ये दो ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। पहले आप ट्रायंगल का नाम यूज़ मत करो, पहले बता दो ये चीज़ कि यहाँ पर OA परपेंडिकुलर होगा PA पर और इसी तरह से OB भी परपेंडिकुलर होगा PB पर, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस। तो अभी हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, इसी वजह से हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उससे अब क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल बन जाएंगे, राइट ट्रायंगल बन जाएंगे। अब राइट ट्रायंगल को तो कॉन्ग्रुएंट हम आराम से कर सकते हैं RHS की मदद से। तो अब हम चाहेंगे इन ट्रायंगल OAP और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे OBP। अब यहाँ पे देखो RHS कैसे लगाएंगे, एक तो OP बराबर OP लिख देंगे, क्योंकि RHS करने के लिए हाइपोटेन्यूज बराबर करना होता है। तो OP दोनों का हाइपोटेन्यूज है, OP जो है वो OAP ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है और OBP का भी हाइपोटेन्यूज है। तो ये तो आपको OP बराबर OP हो गया, कॉमन होगा, और OA किसके बराबर हो जाएगा, OB पर। ये दोनों क्या हो गए, रेडियस, क्योंकि OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। तो RHS तो यही कहता है कि किसी भी दो राइट ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनका एक एक हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड बराबर कर दो। तो वो काम हमने कर दिया। तो उससे ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा
ओ बी पी के बाय आर एच एस। और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं, सो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा बाय सी पी सी। तो आप देख सकते हैं कितना आसान सा थ्योरम है। सिर्फ आपको ये दो राइट एंगल्स लेने हैं, पहले राइट एंगल उनको बनाना है। तो उनको राइट एंगल कैसे बनाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लोगे कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और उससे दो राइट एंगल बन गए तो उनको आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट करो और सी पी सी टी से फिर पी ए बराबर पी बी आ जाएगा। आसानी से आप ये थ्योरम कर सकते हैं। हाँ भी बताइए बच्चे, समझ में आ रहा है? सेकंड थ्योरम का प्रूफ क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ हमारी अगर क्लास 10th के हिसाब से हम चलें तो यही दो थ्योरम्स हैं जो हमें यूज़ करना है, और इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, तो वो भी आपको माइंड में रखने हैं, तभी आप इस चैप्टर को ढंग से बना पाएँ। चलिए आई होप सबने लिख लिया यहाँ पर, और सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको इस चैप्टर के अंदर यूज़ करनी है। एक इस चैप्टर के अंदर ये काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे उसने बोला कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग आ रेक्टेंगल या ट्रायंगल, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग आ ट्रायंगल। तो इसका क्या मतलब होगा, आपको क्या डायग्राम बनाना है इसमें? तो जब उसने ऐसे बोला है कि सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, तो इसका मतलब है कि आपको सर्कल के अंदर क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। तो ये डायग्राम फिर ऐसे बने, इसको कहते हैं सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल। अब वो उसका उल्टा भी बोल सकता है। अब वो आपको कह सकता है कि ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो उस केस में फिर आपका जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनेगा। तो ये चीज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको अंदर बनाना है, किसको बाहर बनाना है। तो जो चीज़ पहले लिखी है वो बाहर बनती है हमेशा, ठीक है? जो चीज़ पहले लिखी है बाहर बनती है। सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल, और जब ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो फिर ट्रायंगल के अंदर सर्कल। तो ये गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि पेपर में कभी बार बच्चा डायग्राम नहीं बना होता, डायग्राम बनाना होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि अगर सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग का ट्रायंगल है तो क्या बनेगा, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल है तो फिर कौन सा डायग्राम बनेगा। चलिए आई होप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं एनसीईआरटी की, और उसको बनाते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज ओपन करिए सभी बच्चे। 10.1 में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जितने भी क्वेश्चन हैं हमको कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो 10.2 है। चलिए तो 10.1 पे आइए सभी बच्चे, और उसको बनाते हैं। एक्सरसाइज 10.1 पर अगर आप आए तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। मतलब एक सर्कल के ऊपर आप कितनी टेंजेंट बना सकते हैं।
तो सर एक सर्कल के ऊपर तो हम इन्फिनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सर्कल कैन हैव इनफिनाइट टेंजेंट। ठीक है। हाँ, अगर एक पॉइंट पे पूछता, अगर क्वेश्चन ये होता कि सर्कल पे अगर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो फिर आंसर 1 होता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो सर्कल के ऊपर तो इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर इन्फिनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आते हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे रखा है कुछ, तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहला पार्ट कहता है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट पॉइंट्स, मतलब टेंजेंट तो जो सर्कल पे आती है वो उसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसका आंसर होगा 1 पॉइंट। जैसे आप ये सर्कल बनाते हैं तो उसको ऐसे टच करके जा रही है ना, तो उसका मतलब इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो एक ही पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करती है, तो इसका आंसर होगा 1 पॉइंट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट था ये जो मैं करा रहा हूँ, अब सेकंड का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल को कोई लाइन इस तरह से 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई बाहर निकल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं फिर, सीकेंट। ठीक है। थर्ड पार्ट कहता है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, मतलब एक सर्कल पे हम कितनी पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं, तो एक सर्कल पर हम सिर्फ एट अ टाइम 2 पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। एट अ टाइम इसके ऊपर 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकती है। जैसे ये सर्कल है तो एक टेंजेंट ऐसे बन सकती है और एक यहाँ पे बन सकती है, तो एट अ टाइम हम इसके ऊपर 2 ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स जो होती हैं एट अ टाइम बन सकती हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड क्या, मतलब जो पॉइंट पर से कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाते हैं जो सर्कल के ऊपर भी होता है और उस टेंजेंट के ऊपर भी होता है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फोर्थ पार्ट का आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1 पॉइंट, सेकेंड पार्ट का आंसर है सीकेट, थर्ड का आंसर है 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकती हैं, और लास्ट पार्ट का आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आ रहा है सबको समझ में? हाँ भाई बच्चे बताइए, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर है सभी को? 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। चलिए आइए 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़ें तो कहता है इसमें जो डायग्राम है वो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो पहले कह रहा है अपने सर्कल पे एक PQ नाम के टेंजेंट बनाओ, तो हमने अपने सर्कल पे एक PQ नाम का टेंजेंट बना दिया, ये P ले लिया, इसको Q ले लिया। फिर कहता है कि एट अ पॉइंट P ऑन सर्कल, मतलब जो पॉइंट P पे बनाना है तो सर्कल पे P लेंगे। ठीक है। आगे कहता है इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम सेंटर लेते हैं
तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि OP की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद कहता है कि OQ, O से लेकर Q तक की जो लेंथ है, O से लेकर Q तक की जो लेंथ है, ये लेंथ भी आपको दे रखी है। तो ये लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि PQ का लेंथ क्या होगा। तो आइए, अभी मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी और मैंने कहा था कि OP इज परपेंडिकुलर होगा किस पर? PQ। ये पढ़ा ना भी हमने कि रेडियस, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। इसका कारण क्या लिख देना है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन। अब उससे ये राइट एंगल बन गया। तो अब ये राइट एंगल बन गया तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। और उससे आसानी से फिर हम क्या निकाल सकते हैं? PQ। तो पाइथागोरस लगेगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। O से लेकर Q तक का जो लेंथ है वो 12 है, O से लेकर P तक का जो लेंथ है वो 5 है और PQ हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25 यानी कि 119। तो PQ हो जाएगा अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो इसका आंसर है डी। तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास 2 थ्योरम है जो आपको इस चैप्टर में यूज़ करते हैं, और कहीं पर भी इस तरह का डायग्राम दिखे जिसमें रेडियस भी है टेंजेंट भी है, तो समझ जाइए कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो उसका आप यूज़ करेंगे और आराम से क्वेश्चन को बना सकते। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं होते। ये ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन टाइप क्वेश्चन है वो, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 10.1 से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करिए। अब हम आते हैं सीधा 10.2 के पास। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, और यहाँ पे जो बैठे बच्चे हैं कॉपी करिए और फिर 10.2 निकालिए। और 10.2 एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो मेरे को 10.2 से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी कराने हैं। आप 10.2 से पहले देखेंगे 2 बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी 10.2 के जो शुरू के क्वेश्चन है 1 मार्क्स से क्वेश्चन हैं सारे, तो वो हम पहले कर लेते हैं। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। भाई जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दो बस आगे कि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, बस। अब रीज़न तो देना पड़ेगा ना, बिना रीज़न के तो मार्क्स कट जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, ये भी जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन बनाया है उसी के जैसा क्वेश्चन। अब इसमें कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? सर्कल पे एक टेंजेंट बनाएंगे Q पॉइंट से, और PQ की जो लेंथ होगी वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, ये सर्कल का सेंटर अगर मैं O ले लूँ तो इसका डिस्टेंस OQ से आपको दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे बनाया। और क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कर लेंगे इसको। इसमें भी आपको यही करना है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन क्या हो जाएगा? PQ, और उसके बाद इन ट्रायंगल OPQ में जाके पाइथागोरस लगा देंगे, आपका आंसर आता है। इसमें आपको फाइंड करना है OP। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे फिगर बना हुआ है, तो उस फिगर को फोकस करते हैं। आइए, उसमें हमारे पास एक सर्कल है और उस पर टेंजेंट्स बना रखी हैं एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से। ये सेंटर ले लेंगे
कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। ये पॉइंट O है, ये D है, ये P है और ये Q है। ये परपेंडिकुलर्स होते हैं, हमें पता है। और आपको याद होगा ऐसा ही डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, आपको याद है? और मैंने कहा था कि इस कोऑर्डिनेटर में 4 एंगल होंगे। देखो ये कोऑर्डिनेटर बन गया ना, OPTQ कोऑर्डिनेटर बन गया। तो उसमें ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 का। ये कितने का होगा? 90 का। तो मैंने कहा था ना कि इसका और इसका अगर आप सम ले लो तो वो 180 होता है हमेशा, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि दीज 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि इन सारे एंगल का सम कितना होगा? 360, और जिसमें से 2 का सम 180 हो गया तो बाकी 2 का भी कितना हो जाएगा? 180। तो क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि अगर POQ का जो एंगल है वो 110 है, मतलब आपको POQ तो दे रखा है 110, मतलब 110 डिग्री। तो कहता है PTQ कितना होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो हम टीचर को बता देंगे सर POQ और PTQ का जो सम होता है वो कितना होता है? 180। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, और इसका प्रूफ मैंने आपको दे रखा है लास्ट क्लास में। ये नहीं कि आप सीधा यूज़ कर लोगे इसको। हाँ, 1 मार्क में भी अगर MCQ है तो तुम सीधा कर दो। MCQ में सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती टीचर को। हाँ, ये MCQ है तो आपको सोल्यूशन, देखो MCQ में तो सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर निकाल के टिक करना है। अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि POQ और PTQ की जो एंगल का सम होता है 180 होता है। तो उससे साबित हो रहा है कि अगर ये हमें 110 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें निकालना है तो इसको बच्चा आराम से निकाल सकता है। तो PTQ कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। तो ये डायग्राम को ध्यान रखो सभी बच्चे, ये डायग्राम बहुत आता है पेपर में, इसकी पहचान रखो कि यहाँ पर एक तरह से कोऑर्डिनेटर बनता है। ये TP और TQ 2 टेंजेंट्स होती हैं, तो ये जो टेंजेंट के साथ बने हुए एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के हो जाते हैं रेडियस के, और बाकी के जो 2 एंगल बचते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो ये गड़बड़ कोई बच्चा ना करे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 10.2 से क्लियर हो गया बच्चे? 1 तो बिल्कुल सिमिलर था जैसा पहले किया था, और 2 को भी मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था आपको। ये इस कोऑर्डिनेटर में इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। चलिए, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, उसमें भी इसी तरह का डायग्राम आपको बनाना है। इसमें डायग्राम दिया नहीं है, आपको बनाना होगा। तो एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल पे कह रहा है PA और PB 2 टेंजेंट्स बनानी है। तो हमने PA और PB नाम की इस पे 2 टेंजेंट बना देते हैं भाई, ये PA और ये PB। सेंटर ऑफ सर्कल जो लेना है वो O ले लो, ठीक है। और कहता है कि ये जो 2 टेंजेंट्स आपने बनाई हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है। मतलब ये एंगल कितना डिग्री है? 80। तो आपको POA निकालना है। अगर मैं इसको यहाँ जोड़ूंगा और इसको यहाँ जोड़ूंगा तो मेरे को क्या निकालना है? POA, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी मैंने आपको याद है जब मैंने ये थ्योरम कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर अब ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इनका प्रूफ मैं करा चुका हूँ, ये आपने पीछे देखा है कि ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट होता है किस पर? ट्रायंगल OBP पर। इसका प्रूफ आपको पेपर में करना होगा। मैं अभी सीधा लिख रहा हूँ बाई RHS, लेकिन आपको पेपर में करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसको एंगल 1 ले लो, इसको 2 ले लो नीचे वाले को, तो फिर एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 2 के, बाय CPC। तो जितना 1 होगा उतना ही 2 होगा। यानी कि अगर अब मैं एंगल AOB निकाल लूँ तो बात बन जाएगी। और एंगल AOB तो बड़े प्यार से आ जाएगा, क्योंकि एंगल AOB और एंगल APB इनका सम कितना होगा? 180। अब AOB हम यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि ये हमें दे रखा है 80। तो AOB कितना डिग्री का आएगा बताओ? 100 डिग्री। अगर AOB 100 का है
और एंगल 1 और 2 बराबर है, तो AOB जो है वो 1 और 2 को मिला के बन रहा है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, क्योंकि भाई एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो AOB को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आएगा, 50। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो हमें फाइंड करना था एंगल 1 यहाँ पे। वैसे तो उसने उसको नाम ये दे रखा है POA, तो अब इसको आप POA कहो या एंगल 1 कहो, कोई एक ही बात। तो ध्यान रखिए ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको सभी बच्चे कॉपी करिए, बाकी फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे।